नंबर 1, एक ऐसा देश जिसका आकार समझ से परे है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन सिर्फ इतना कहना भी उसकी विशालता को पूरी तरह नहीं बता पाता। ये 11 टाइम जोन में फैला हुआ है, यानी जब पश्चिमी हिस्से में लोग अपना दिन शुरू करते हैं तब पूर्वी हिस्से में लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर तुलना करें तो रूस पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा है और अमेरिका से लगभग 2 गुना है। ये पूर्वी यूरोप से लेकर सीधे प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। रूस में ऐसे भी इलाके हैं जहां आप घंटों गाड़ी चलाएं और आपको एक भी इंसान नज़र नहीं आए। यहाँ बड़े बड़े हिस्से अब भी पूरी तरह प्राकृतिक है, जिनमें घने टैगा जंगल और जमी हुई टुंड्रा शामिल है। सबसे दिलचस्प बात इसकी विविधता है। यहाँ ब्लैक सी के पास गर्म समुद्री तट भी है और साइबेरिया में दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाके भी। इस विशालता ने यहाँ के लोगों की सोच को भी प्रभावित किया है। दूरी यहाँ जीवन का सामान्य हिस्सा है और मुश्किल परिस्थितियों में जीने की क्षमता लोगों के स्वभाव में शामिल होती है। नंबर 2, लैंगिक असंतुलन जो बना रहा है एक डेटिंग क्रांति। रूस का एक कम जाना पहचाना लेकिन दिलचस्प पहलू है वहाँ का जेंडर असंतुलन। देश के कई हिस्सों में, खासकर शहरों में, महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण है पुरुषों की कम जीवन प्रत्याशा, जो स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के कारण होती है। इसका सामाजिक असर भी देखने को मिलता है। डेटिंग कल्चर यहाँ कई देशों से अलग है। महिलाएं अक्सर रिश्तों में ज़्यादा पहल करती है और लंबे समय के संबंधों पर जोर दिया जाता है। हाल के वर्षों में इस असंतुलन का असर ऑनलाइन डेटिंग पर भी पड़ा हुआ है। रूसी महिलाएं अब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए भी ज़्यादा खुली है, जिससे अलग अलग संस्कृतियों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं। डेटिंग ऐप्स एंड मैच मेकिंग सेवाएं रूस में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। लेकिन ये स्थिति कुछ सामाजिक चुनौतियों को भी दिखाती है। जेंडर रोल, अपेक्षाएं और समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा बढ़ रही है। नई पीढ़ी पारंपरिक और आधुनिक सोच को मिलाकर रिश्तों को नए तरीके से परिभाषित कर रही है। ये एक बदलाव है जो अभी भी जारी है। नंबर 3, ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं जो आपको चौंका देगी। रूस की संस्कृति कई ऐसी परंपराओं से भरी हुई है जो बाहर के लोगों को काफ़ी अलग लग सकती है। सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है बन्या, यानी कि रशियन सोना। लेकिन ये सिर्फ स्टीम बात नहीं होता। इसमें लोग बर्च के पत्तों के गुच्छे यानी कि वेनिक ट्री से शरीर को हल्के हल्के थपथपाते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मानी जाती है। ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन रूसियों के लिए ये एक खास और महत्वपूर्ण अनुभव है। एक और दिलचस्प परंपरा है नए साल का जश्न। कई देशों में यहाँ क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार होता है। वहीं रूस में न्यू ईयर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं, दावत करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और खास टीवी प्रोग्राम देखते हैं जो इस परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं। ये परंपराएं एक ऐसी संस्कृति को दिखाती है जो रिश्तों, सम्मान और साथ बिताए समय को काफ़ी महत्व देती है। नंबर 4, दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में जीवन। रूस में दुनिया के कुछ सबसे कठिन और चरम मौसम वाले इलाके भी हैं, जैसे याकुतिया में सर्दियों के दौरान तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ऐसी ठंड में सामान्य काम करना भी चुनौती बन जाता है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करना या बाहर निकालना। फिर भी वहाँ के लोगों ने खुद को इन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। घरों को ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है ताकि नीचे की जमी हुई ज़मीन यानी कि परमाफ्रॉस्ट न पिघले। गर्म कपड़े, फर और कई लेयर वाले कपड़े पहनना ज़रूरी होता है
सबसे प्रेरणादायक बात है वहाँ के लोगों की हिम्मत और अनुकूलन क्षमता। मौसम चाहे जैसा हो, जिंदगी रुकती नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बाजार खुलते हैं और समाज चलता रहता है। गर्मियों में यही जगह पूरी तरह बदल जाती है, बर्फ पिघल जाती है और चारों तरफ हरियाली और नदियाँ नजर आती है। मौसम का ये अंतर जीवन को चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी बनाता है। नंबर 5, चुकची लोग। रूस के उत्तर पूर्वी हिस्से में चुकोटका नामक के क्षेत्र में चुकची लोग रहते हैं, जो भौगोलिक रूप से मॉस्को से ज़्यादा अलास्का के करीब है। चुकची लोग पारंपरिक रूप से बारहसिंगा यानी कि रेनडियर पालने वाले और शिकारी रहे हैं। उनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है और उन्हें आर्कटिक वातावरण का गहरा ज्ञान होता है। आधुनिक प्रभावों के बावजूद कई चुकची लोग आज भी अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। वे बारहसिंगे की खाल से बने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, सांस्कृतिक त्योहारों में हिस्सा लेते हैं और अपनी भाषा को अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। साइबेरिया की जमी हुई धरती से लेकर आदिवासी समुदाय की जीवित संस्कृति तक, रूस का हर हिस्सा एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जिसे जानना और समझना जरूरी है। नंबर 6, एस्किमो लोग। चुकची लोगों के अलावा रूस में ऐसा समुदाय भी है जिन्हें आमतौर पर एस्किमो कहा जाता है, हालांकि सही नाम साइबेरियन यूपीक है। ये लोग बेरिंग सागर के किनारे उत्तर पूर्वी साइबेरिया में रहते हैं, ऐसे इलाकों में जहां सर्दियों में कई महीनों तक अंधेरा रहता है और गर्मियों में लगातार सूरज चमकता रहता है। ये परिस्थितियाँ उनके जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वो काम हो, खाना हो, सामाजिक संबंध हो या रीतियाँ। परंपरा उनकी पहचान का मुख्य हिस्सा है। उनके औजार, कपड़े और यहाँ तक कि उनके घर भी सदियों पुरानी तकनीकों से बनाए जाते हैं, जो आर्कटिक की कठोर जलवायु के अनुसार विकसित हुई है। उनका जीवन सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिद, समझदारी और अनुकूलन क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। नंबर 7, सरकार का लेस वाले अंतर्वस्त्रों पर युद्ध। रूस के सामाजिक इतिहास का एक अनोखा और थोड़ा अजीब पहलू है सरकार के ऐसे अभियान जो रोजमर्रा की चीज़ों को भी निशाना बनाते थे, यहाँ तक कि लेस वाले अंडरवियर जैसी निजी कपड़ों को भी। सोवियत काल के दौरान सरकार पश्चिमी स्टाइल के कपड़ों या लग्जरी चीज़ों को अक्सर नैतिक गिरावट या विचारधारा के खिलाफ मानती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को साधारण, व्यवहारिक और सादे कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया गया। लेस अंडरवियर जैसी चीज़ें भी भले ही मामूली लगे, लेकिन उस समय ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। पोस्टर, मैगजीन और भाषणों के जरिए महिलाओं को सादगी से कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था और इसे देशभक्ति से भी जोड़ा जाता था। ये अभियान दिखाते हैं कि कैसे राजनीति, मनोविज्ञान और रोज़मर्रा की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि इंसान क्या पहनता है ये भी एक विचारधारात्मक बहस का हिस्सा बन सकता था। नंबर 8, ऐसी प्रजनन क्षमता जिसने दुनिया को चौंका दिया। रूस की जनसंख्या की कहानी भी उतनी ही नाटकीय है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कई दशकों से रूस कम जन्म दर और घटती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तब जन्म दर अचानक बहुत नीचे गिर गए, जिसने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चौंका दिया। इस गिरावट के पीछे कई कारण थे: आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक बदलाव, अनिश्चितता और स्वास्थ्य समस्याएं। रूस की ये जनसंख्या समस्या हमें याद दिलाती है कि हर आंकड़े के पीछे एक कहानी होती है, उम्मीद, संघर्ष और बदलती दुनिया में खुद को ढालने की कहानी। नंबर 9, राष्ट्रपति का अतीत।
आधुनिक रूस को समझने के लिए उसके नेतृत्व को समझना भी बेहद ज़रूरी है, खासकर व्लादिमीर पुतिन के उभार को। सत्ता तक पहुंचने का उनका सफ़र उनके अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने केजीबी में काम किया था, जो सोवियत संघ की एक शक्तिशाली सुरक्षा और खुफिया एजेंसी थी। वहाँ उन्होंने रणनीति, निगरानी और बातचीत की बारीकियाँ सीखी। इसके बाद उन्होंने 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग की राजनीति में काम किया, जब रूस एक कठिन दौर से गुजर रहा था। यहाँ उन्होंने आर्थिक सुधार, प्रशासन और राजनीतिक रणनीतियों का व्यावहारिक अनुभव हासिल किया। उनका ये बैकग्राउंड रूस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर गहरा असर डालता है। उनके कार्यकाल में सत्ता को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और वैश्विक स्तर पर रूस की भूमिका को बढ़ाना जैसे प्रयास दिखाई देते हैं। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि देश के फैसले कैसे लिए जाते हैं और क्यों रूस अक्सर एक अलग तरह का संतुलन अपनाता है, जहां व्यवहारिक सोच और दृढ़ता दोनों दिखाई देते हैं। ये भी दिखाता है कि एक व्यक्ति का इतिहास पूरे देश की दिशा को कैसे प्रभावित कर सकता है। नंबर 10, मॉस्को, जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं। मॉस्को सिटी जैसे इलाके आज गगनचुंबी इमारतों, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस सेंटर और टेक्नोलॉजी हब के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कैफ़े, आर्ट गैलरी और सांस्कृतिक केंद्र पुराने इलाकों के साथ मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। ये शहर विरोधाभासों से भरा हुआ है, जहाँ लग्जरी मॉल्स और सोवियत दौर के पुराने अपार्टमेंट के साथ साथ मौजूद है, जहाँ आधुनिक टेक स्टार्टअप्स इतिहास की याद दिलाने वाले स्मारकों के पास काम करते हैं। मॉस्को मेट्रो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि कला का नमूना भी है, जिसमें झूमर, मोज़ेक और संगमरमर के हॉल किसी महल जैसे लगते हैं। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद रूस सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता, ये एक अनुभव बन जाता है। साइबेरियन यूपी के दूरस्थ आर्टिक जीवन से लेकर मॉस्को की व्यस्त सड़कों तक, सरकारी नीतियों से लेकर सामाजिक बदलाव तक, जनसंख्या संकट से लेकर राजनीतिक इतिहास तक, रूस अनगिनत कहानियों का देश है। हर कहानी इस देश के एक नए पहलू को सामने लाती है। एक ऐसा देश जो हर बार आपकी सोच को चुनौती देता है और जिज्ञासा आगे बढ़ाता है। नंबर 11, रूसियों को लग्जरी कारों से ज़्यादा पसंद है लाडा। रूस में कार का चुनाव सिर्फ पसंद का मामला नहीं होता, ये संस्कृति, ज़रूरत और आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यूरोप, अमेरिका या जापान की लग्जरी कारें भले ही स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हो, लेकिन बहुत से रूसी लोग आज भी लाडा जैसी घरेलू कार को पसंद करते हैं। ये सिर्फ पुरानी यादों की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजबूत व्यवहारिक कारण भी है। लाडा कारें साधारण, मजबूत और कम खर्च में ठीक होने वाली होती है। ये रूस के कठिन मौसम में भी आसानी से चलती है, चाहे साइबेरिया की जमी हुई बर्फ हो या गांव की कीचड़ भरी सड़कें। इसके स्पेयर पार्ट्स छोटे शहरों में भी आसानी से मिल जाते हैं और स्थानीय मैकेनिक इन्हें अच्छी तरह समझते हैं। बहुत से रूसी लोगों के लिए लाडा चलाना सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन के नज़रिए को दर्शाता है। ये मजबूती, आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक सोच का प्रतीक है, जहाँ दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है टिकाऊपन और भरोसा। ये ऐसी कार है जो एक ऐसे देश के लिए बनी है जहाँ हर परिस्थिति में खुद को ढालना ज़रूरी होता है। नंबर 12, वो चाय संस्कृति जो आत्मा को गर्माहट देती है। रूस में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक परंपरा है, सुकून का जरिया है और मेहमान नवाजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों पहले एशिया से व्यापार के जरिए आई चाय आज रूस के रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। लोग अक्सर समोवर के आसपास बैठते हैं। ये एक पारंपरिक धातु का बर्तन होता है जो घंटों तक पानी को गर्म रखता है।
ये सिर्फ चाय पीने का समय नहीं होता, बल्कि बातचीत, कहानियाँ साझा करने और रिश्ते मजबूत करने का मौका होता है। रूस की संस्कृति मेहमान नवाजी और मजबूती का एक छोटा लेकिन स्थायी प्रतीक। नंबर 11, वोडका, एक राष्ट्र की तरल आत्मा। अगर चाय सुकून देती है तो वोडका रूस की जोशीली और ऊर्जावान पहचान को दर्शाती है। इसे अक्सर रूस की लिक्विड सोल यानी आत्मा कहा जाता है। वोडका सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पी जाती, बल्कि ये जश्न, दुख, बातचीत और रिश्तों के हर खास मौके का हिस्सा होती है। रूस में वोडका पीने का भी एक खास तरीका होता है। टोस्ट यानी कि शुभकामनाएं ध्यान से और सम्मान के साथ बोले जाते हैं, जिसमें रिश्तों, उपलब्धियों और साझा अनुभवों का जिक्र होता है। इसे जल्दी जल्दी पीना या टोस्ट को मना करना सामाजिक रूप से मायने रखता है। वोडका एक सोच को भी दर्शाता है कि जीवन के हर पल को गंभीरता और सम्मान के साथ जीना चाहिए, चाहे वो खुशी का समय हो या मुश्किल का। नंबर 14, वह दाढ़ी कर जो अब भी मौजूद है। रूस के इतिहास में एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा अजीब नियम भी रहा है, दाढ़ी पर टैक्स। ये नियम 18वीं सदी में पीटर द ग्रेट के समय शुरू हुआ था। उनका मानना था कि रूस को आधुनिक और यूरोपियन देशों जैसा बनना जरूरी है, और उस समय यूरोप में क्लीन शेव चेहरा आधुनिकता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए जो लोग दाढ़ी रखना चाहते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता था। टैक्स देने के बाद उन्हें एक खास टोकन या निशान दिया जाता था, जो ये साबित करता था कि उन्होंने दाढ़ी रखने की अनुमति ली है। ये सिर्फ एक साधारण नियम नहीं था, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव का प्रतीक था। लोगों के लिए ये सिर्फ लुक का मामला नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति से जुड़ा हुआ था। आज भले ही ये टैक्स नहीं है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि कैसे सरकारें कभी कभी लोगों की व्यक्तिगत आदतों तक को बदलने की कोशिश करती है। नंबर 15, एम्बुलेंस और टैंक से ट्रैफिक को मात देना। रूस की सड़कों पर चलना, खासकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में, धैर्य और समझदारी दोनों की मांग करता है। यहाँ के ट्रैफिक जाम काफ़ी मशहूर है, जो कई किलोमीटर लंबे होते हैं। ऐसी स्थिति में ड्राइवर समय के साथ साथ अलग अलग तरीके सीख लेते हैं ताकि वे इस चुनौती से निपट सके। कभी कभी सड़कों पर एम्बुलेंस, पुलिस वाहन या यहाँ तक कि सैन्य टैंक भी दिखाई दे सकते हैं, खासकर परेड, अभ्यास या किसी आपात स्थिति के दौरान। ये सब रूस के लोगों की सोच को भी दर्शाता है, जहाँ लोग हर स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। ड्राइवर अचानक आने वाली रुकावट से बचने के लिए तुरंत फैसले ले लेते हैं और नए रास्ते ढूंढते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहाँ सड़कें पूरी तरह विकसित नहीं हैं, वहाँ ट्रक, स्नोप्लो और ऑफ रोड वाहन बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे ये साफ होता है कि रूस में ट्रांसपोर्ट सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि मजबूती और अनुकूलन का भी मामला है। ये सब मिलाकर दिखाता है कि रूस के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, जुगाड़, धैर्य और हल्के फुल्के हास्य के साथ। कारों से लेकर पेय पदार्थों तक, इतिहास से लेकर आधुनिक जीवन तक, रूस एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ में संतुलन है। संघर्ष और परंपरा का, व्यवहारिकता और पहचान का, और चुनौती और सुंदरता का। यही वजह है कि रूस हमेशा चौंकाता है। कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन हर बार दिलचस्प ज़रूर होता है।